गुड डे एवरीवन। मैं महेंद्र सिंगारिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, मनु की अगली क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने मनुस्मृति, मनु कौन थे, राजा, मंत्रिपरिषद, राजा के कार्य, राजा पर सत्ता का नियंत्रण, सप्तांग सिद्धांत, न्याय सिद्धांत, न्याय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था आदि का अध्ययन किया। साथ में ही 60 गुणी नीति, इसके पहले वाली क्लास में उसका भी अध्ययन किया। अब छोटे छोटे बिंदु बचे हैं आपके इस टॉपिक में, जो मैंने आपको बताए: उपाय, नीतियाँ, पुरुषार्थ, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था आदि। उपाय मतलब तरीका या जिसे साधन भी कहा जा सकता है ना। उपाय का शाब्दिक अर्थ, मनु ने मनुस्मृति में उपाय बताए हैं, तो उस उपाय का आशय साधन या तरीका, जिसे विदेश नीति के सफल संचालन के लिए अपनाया जाता है। उपाय का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विदेश नीति के सफल संचालन में, राजनीति में भी कहा जा सकता है, और उपायों का प्रयोग हम अपने जीवन में भी करते हैं बहुत सी जगह पर। अन्य भारतीय आचार्यों की भांति मनु ने भी 4 उपायों का विधान किया है, अर्थात मनु ने 4 नियम या 4 विधान बताए हैं। पहला है साम, दूसरा है दाम, तीसरा दंड और चौथा भेद। साम, दाम, दंड, भेद, जो 4 नीतियां हैं। मैं आपको इन चारों नीतियों के शाब्दिक अर्थ बता दूं पहले, जो आपको समझने में आसानी रहेगी। साम का अर्थ समझाना, प्रेम प्रदर्शन। क्या होता है? साम का अर्थ समझाना या प्रेम प्रदर्शन। दूसरा दाम, लालच देना या सहायता देना। तीसरा जुर्माना या दंड, जुर्माना। और चौथा है भेद। भेद का अर्थ होता है फूट डालना। इन उपायों को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं आपको, जो आप इजी से समझ जाएंगे। आप अपने बचपन को ही ले लीजिए कि जब आप छोटे थे तो आपको आपके पेरेंट्स ने बहुत सी चीज़ें सिखाई होगी, और आपको अपने जीवन में ये चीज़ सीखने को मिली होगी। जब आप छोटे थे, आप, एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि आप जब खाना नहीं खाते थे तो आपके माता पिता आपको समझाते थे, बेटा खाना नहीं खाओगे तो आप कैसे शक्तिशाली बनोगे, कैसे अष्टपुष्ट बनोगे, कैसे ताकतवर बनोगे, है ना। तो आपको आपके माता पिता ये बात समझाते थे। तो वो समझाने वाली विधि क्या है? साम। वो विधि क्या कहलाती है? साम। साम का अर्थ क्या होता है? समझाना या प्रेम प्रदर्शन करना। मतलब प्रेम पूर्वक आपको समझाते थे हर चीज, कि आप खाना नहीं खाओगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उसके आगे फिर भी अगर आप खाना नहीं खाते, ठीक है, तो आपको क्या देते थे माता पिता? आपको प्रलोभन देते थे, लालच देते थे, है ना। क्या करते थे कि आप ये काम करोगे तो आपको चॉकलेट मिलेगी, या आप खाना ये खा फिनिश कर दोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। तो आपको लालच देते थे कि आप ये खाना खा लो, तो आप फिर बाद में उस लालच में आकर फिर वो खाना खाते थे। तो ये क्या है? दूसरी विधि क्या, किस नाम से जानी जाती है? साम के बाद दाम। दाम का मतलब होता है लालच देना। तीसरी विधि है दंड। फिर भी अगर आप खाना नहीं खाते तो क्या करते? आपको मारते, सजा देते, दंड देते। तो वो विधि क्या कहलाती थी? दंड विधि, है ना। उपायों में तीसरा उपाय दंड। और चौथा भेद। भेद विधि क्या है?
भेद विधि, यदि आपके दो भाई बहन होते थे, ठीक है, तो फिर बाद में आप कहना नहीं मानते, मतलब आप साम से नहीं समझे, दाम से नहीं समझे, दंड से नहीं समझे, तो आप में क्या करते थे वो माता पिता, फूट डाल देते थे कि दोनों भाइयों में एक को अच्छा रखते थे, फिर एक को खराब रखने लग जाते थे, है ना। दोनों में अच्छा व्यवहार, एक में एक से अच्छा व्यवहार करते थे, दूसरों से अनुचित व्यवहार करते थे। तो ये विधियां अपने घर में भी आपने अपने जीवन में देखी होगी। तो ये विधियां ही राजनीतिक जीवन या राष्ट्र में जो राजा होता है, वहां भी इन विधियों का, इन नीतियों का, इन उपायों का प्रयोग किया जाता है। तो उपाय के अंतर्गत मनु कहता है कि उपाय का आशय वह साधन या तरीका है जिसे विदेश नीति के सफल संचालन के लिए अपनाया जाता है। अन्य भारतीय आचार्यों की भांति मनु ने भी 4 विधानों या 4 नीतियों या 4 उपायों का प्रयोग किया है। उसमें पहला है साम। साम का अर्थ प्रेम प्रदर्शन, सम्मान देकर या समझा बुझाकर दूसरे राजा को अपने पक्ष में करने का प्रयास करना है। यह नीति सामान्यतः निर्बल विपक्षों के प्रसंग में ही अपनाई जा सकती है। मतलब आप निर्बल पक्ष में हैं तो आपको समझा बुझाकर प्रेम प्रदर्शन से आपसे वो बातें मनवाई जा सकती है। तो ये जो प्रमुख नीति या उपाय है, किस नाम से जाना जाता है? साम। दूसरा जो उपाय है दाम। दाम के अंदर क्या होता है? प्रतिपक्ष। मैंने दाम का अर्थ क्या बताया आपको? लालच देना या सहायता देना। दाम के अंदर मनु लिखता है कि प्रतिपक्षी को धन संपत्ति अथवा अन्य किसी रूप में सहायता देकर उसे अपने अनुकूल बनाने का उपाय दाम कहलाता है। क्या कह रहा मनु? प्रतिपक्षी को धन संपत्ति अथवा अन्य किसी रूप में सहायता देकर उसे अपने अनुकूल बनाने का उपाय दाम कहलाता है। जो मैंने आपको उदाहरण बताया उसमें भी माता पिता क्या करते हैं? दाम में चॉकलेट देते थे, हैं, किसी प्रकार का लालच देते थे कि ताकि आप उनकी बात मान लो, है ना। तो वो विधि क्या कहलाती थी? दाम। तीसरा है भेद। आपकी पहली कोटेशन, सबसे पहले मैंने कोटेशन बताई कि राजा को साम दाम भेद नीति का अनुसरण करते हुए राज्य का संचालन करना चाहिए। तो साम दाम तीसरा नाम वैसे भेद ही आता है, और दंड सबसे आगे लास्ट की चतुर्थ प्रक्रिया है। तीसरा है भेद। भेद का अर्थ फूट डालना, और मनु का विचार है कि सबल शत्रु सॉरी मनु का विचार है कि सबल शत्रु राजा जिसके विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, उसके प्रति भेद नीति को अपनाया जाता है। भेद मतलब फूट डालना। भेद का उपाय को 2 रूपों में अपनाया जा सकता है। प्रथम, सबल राजा तथा उसके मित्र राज्यों के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न की जानी चाहिए। तो मतलब फूट डालना किसके बीच में? सबल राजा और उसके मित्रों के बीच में फूट डाल देनी चाहिए। तो फूट डालने से क्या होगा कि दोनों राष्ट्र या दोनों राजा या दोनों दोस्त, उनकी शक्तियां कमजोर पड़ जाएगी। और दूसरा, संबंधित राजा और उसके राज्य की अन्य प्रकृतियां कौन कौन सी होती है? अमात्य, सेना, प्रजा, राज्य, है ना। सप्तांग सिद्धांत में ये सब चीजें राज्य की प्रकृति या राज्य के सिद्धांत या राज्य के अंग। राज्य के अंग कौन कौन से पढ़े थे? राजा, अमात्य, कोष, दंड, मित्र, पूर्व, है ना। राज्य ये क्या थे? राज्य के सप्तांग सिद्धांत। तो इसमें मनु कह रहा है अमात्य, सेनापति, प्रजाजन आदि के बीच मतभेद की स्थितियां उत्पन्न कर देनी जानी चाहिए, जिससे सबल शत्रु राजा और उसका राज्य निर्बल हो जाए। भेद उत्पन्न करने का कार्य दूत और गुप्तचरों के माध्यम से किया जाए। परराष्ट्र नीति के अंदर क्या व्यवस्था थी? विदेश नीति के अंदर दूत और गुप्तचर व्यवस्था थी, है ना। दूत और गुप्तचर जो जासूसी करते थे, तो उनके द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था ऐसे प्रकार के कार्य किए जाने चाहिए कि वे अन्य राष्ट्रों के जो राजा हैं, अन्य राज्यों के जो राजा हैं, उनके बीच जाकर उनमें गलतफहमी पैदा कर दे, जिससे मित्र जो राष्ट्र है उनके बीच में कटुता आ जाए और वो राष्ट्र अपने शक्तिशाली राष्ट्र से कमजोर राष्ट्र के श्रेणी में आ जाए,
है ना। तो भेद की नीति अपनाकर अन्य राष्ट्रों को कमजोर कर कर अपने आप को शक्तिशाली बनाना भेद नीति का प्रमुख कार्य है। अब उपायों में चौथा उपाय जो है दंड। दंड का प्रयोग यहाँ पर सजा से नहीं है, दंड का अर्थ यहाँ पर युद्ध से है। किससे है? युद्ध से। दंड का अर्थ युद्ध। मनु का विचार है कि दंड के उपाय का अनुसरण तभी किया जाना चाहिए जबकि अन्य तीन उपाय साम दाम और भेद सार्थक सिद्ध नहीं हो। ये चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मनु की पहली कोटेशन थी, उसमें भी मनु ने यही कहा है कि साम दाम और भेद नीति जब तीनों विफल हो जाए तो ही राजा को चौथी नीति दंड का प्रयोग, युद्ध का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा नहीं। क्योंकि युद्ध से क्या होता है? पक्ष और विपक्ष दोनों राष्ट्रों के का नाश होता है, इसलिए युद्ध का आश्रय नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर युद्ध आवश्यक हो तो युद्ध आवश्यक है, जरूरी बन जाता है युद्ध, तो युद्ध करना भी आवश्यक है। लेकिन युद्ध कैसा होना चाहिए? सुयुद्ध होना चाहिए। आपकी पहली कोटेशन में बताया था मैंने आपको। दंड के उपाय को अंत में ही अपनाने का सुझाव इसलिए दिया जाता है कि इस उपाय को अपनाने में स्वयं राजा को क्षति उठानी होती है, क्योंकि इससे राजा को खुद को क्षति उठानी पड़ती है। युद्ध से अपना जन धन दोनों का नाश होता है। मनु अपने कथन में आगे कहता है कि मनु का विचार है कि इन्वर्टेड कोमा राजा साम दाम और भेद नीति का एक एक करके या सम्मिलित रूप से प्रयोग करके अन्य राज्यों को जीतने का प्रयत्न करे। मनु कह रहा है कि राजा को साम दाम और भेद नीति का एक एक करके या सम्मिलित रूप से, या तो राजा पहले साम अपनाए, साम का उपाय अपनाए, या दाम का उपाय, या फिर भेद का उपाय अपनाकर अपने काम निकलवाए या अपना काम बनाए। और आवश्यकता पड़े तो तीनों को सम्मिलित रूप में साम दाम और भेद नीति का प्रयोग करते हुए राज्य को जीतने का प्रयत्न करें, लेकिन युद्ध का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि युद्ध से दोनों पक्षों का नाश हो जाता है। दोनों पक्षों को हानि होती है, किसकी? जन और धन, क्योंकि दोनों पक्षों में सेनाएं और वहां का धन नष्ट होता है। पर कतिपय परिस्थितियों में युद्ध अनिवार्य होता है। यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि युद्ध करना जरूरी होता है, तब आवश्यक और निशंक होकर युद्ध करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि निसंकोच होकर युद्ध कर लेना चाहिए। युद्ध में विजय प्राप्त करने से राज्य लाभ और सामने लड़ते हुए मरने से स्वर्ग लाभ प्राप्त होता है। युद्ध में विजय प्राप्त करने से राज्य लाभ और सामने लड़ते हुए मरने से स्वर्ग प्राप्त होता है। मतलब क्या होता है कि अगर युद्ध करते हुए अगर आपने विजय प्राप्त कर ली तो, और वहां पर युद्ध करते हुए अगर आपने शहीद हो गए तो आपको स्वर्ग प्राप्ति होती है। अतः राजा को आवश्यक होने पर युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए। अतः राजा को आवश्यक रूप होने पर युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए, मतलब युद्ध से अलग नहीं होना चाहिए। किंतु यदि निश्चित रूप से पराजय की आशंका हो तो युद्ध क्षेत्र से अलग हटकर आत्मरक्षा करनी चाहिए। लेकिन अगर आप राजा को लग रहा है कि युद्ध में उनकी पराजय या वो उनकी हार की संभावना है, तो राजा को वहां से हटकर अपनी स्वयं की या आत्मरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मरने से कोई मनुष्य कार्य सिद्ध नहीं कर पाता। अगर वो राजा ही नहीं रहेगा तो किस राज्य का संचालन करेगा? तो इसलिए वापस अपने आप को शक्तिशाली बनाकर वापस युद्ध कर सकता है। विजय की लालसा रखने वाले राजा को पूरी सैनिक तैयारी के बाद ही दूसरे राजा पर चढ़ाई करनी चाहिए। चढ़ाई मतलब युद्ध, मतलब राजा को लगता है कि मैं उस राज्य पे विजय प्राप्त कर सकता हूं, तो उसे पूरी शक्ति के साथ उस अन्य राष्ट्र पर या शत्रु राष्ट्र पर चढ़ाई या युद्ध करना चाहिए। उसके द्वारा कोष, रसद और कूटनीतिक उपायों का भी पूरा प्रबंध किया जाना चाहिए। तो राजा को अपने कोष मतलब खजाने,
राजस्व विभाग और अपने जो कूटनीतिक उपाय, जिसमें कूटनीतिक उपायों में साम दाम भेद और दंड नीति, इन सभी का पूरा उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु अपना है परराष्ट्र एवं राजनय। परराष्ट्र नीति के संदर्भ में मैंने पहले ही बताया, परराष्ट्र में मंडल सिद्धांत और षाटगुणी नीति, इसके साथ साथ राजा को उपायों का, नीतियों का भी समावेश करना चाहिए। और परराष्ट्र नीतियों में सबसे ज्यादा भूमिका रहती है दूत व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था की। ये चीजें हमने पहले पढ़ी थी। परराष्ट्र नीति के संदर्भ में मनु वापस लिख रहा है कि व्यवहारिक स्वरूप में मनु ने परराष्ट्र संबंधों के व्यवहारिक संचालन में दूत व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था के महत्व को स्वीकार किया है तथा इनके महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला है। मतलब कि मनु क्या कह रहा है, परराष्ट्र संबंधों के व्यवहारिक संचालन में दूत व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इनमें दूत व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। दूत व्यवस्था, मनु के अनुसार परराष्ट्र संबंधों के संचालन में दूत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या होते हैं? दूत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण या अमैत्रीपूर्ण संबंधों का आधार बहुत कुछ सीमा तक दूत ही होते हैं। मैत्रीपूर्ण मतलब मित्रतापूर्ण, अमैत्रीपूर्ण मतलब शत्रुता, मतलब जासूसी करना। और जासूसी के तहत दूत एक राज्य से दूसरे राज्यों में मित्रता भी करवा सकते हैं, और जो जासूस या दूत क्या करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्यों में शत्रुता भी करवा सकते हैं। जैसे नारद मुनि हुआ करते थे, किसी को मनाना है, किसी को लड़ाना है, किसी को मिलाना है, तो ये चीज नारद मुनि भी इसमें इनका नाम आता है। मनु का कथन है, दूत ही शत्रु का मेल करा सकता है और शत्रुओं के बीच विग्रह करा सकता है। तो मतलब मनु क्या कह रहा है मनुस्मृति में, कि दूत एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी संस्था है जो शत्रु का मेल भी करा सकता है, मतलब शत्रु राष्ट्रों से मित्रता भी करवा सकता है और मित्र राष्ट्रों के बीच में शत्रुता भी करवा सकता है और शत्रु राष्ट्रों के बीच में युद्ध भी करवा सकता है। दूत की योग्यताओं के प्रसंग में मनु ने लिखा है कि शास्त्रों का विशिष्ट ज्ञान, इंगित आकार और चेष्टा को जानने की क्षमता, शुद्ध हृदयता, चातुर्य एवं कुलीनता आदि 6 योग्यता होनी चाहिए। मनु ने दूत में 6 योग्यता बताई है कि 6 योग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए जिनसे उन्हें दूत बनाया जा सकता है। दूत में सबसे पहले तो वो दूत जो व्यक्ति बनता है वो कुलीन और चातुर्य, कुलीन होना चाहिए, मतलब एक अच्छे वंश का होना चाहिए। चातुर्य मतलब समझदार विद्वान। शुद्ध हृदय मतलब साफ चरित्र वाला, साफ हृदय वाला होना चाहिए। विशिष्ट ज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान वाला होना चाहिए। और इंगित आकार मतलब उसे सभी स्थितियां समझने का ज्ञान होना चाहिए। ये आदि 6 जो गुण थे वो किसमें होने चाहिए? दूत में। उसमें प्रबल ईमानदारी तथा राजा के प्रति गहरी निष्ठा होनी चाहिए, जिससे वे शत्रु राजा द्वारा दिए गए किसी भी प्रलोभन का शिकार नहीं हो सके। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, दूत तो आपने भेज दिया, वो दूत अगर बिक गया वहां पर जाके रिश्वतखोर या भ्रष्टाचार में आकर वो दूत अन्य राष्ट्रों के साथ मिल गया, तो आप अपने राज्य का ही विनाश कर लोगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि दूत का सत्यनिष्ठ, ईमानदार, प्रबल, है ना, ये उसमें गुण होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो वो दूत आपका अन्य राष्ट्रों से युद्ध करवाकर आपको विनाश के कगार पर ला सकता है। परराष्ट्र जो नीति थी उसमें दूसरा बिंदु है गुप्तचर व्यवस्था। मनु के अनुसार गुप्तचर दूसरे राज्य की व्यवस्था, उनकी शक्ति तथा दुर्बलताओं आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर उसे राजा तक पहुंचाता है। क्या करता है गुप्तचर? दूसरे राज्य की जो व्यवस्था होती है, राजनीतिक व्यवस्था, और उस राज्य की शक्तियां और उसकी राज्य की क्या कमजोरियां हैं, उसकी जानकारी वो अपने राजा तक पहुंचाता है।
गुप्तचरों का यह भी कार्य है कि वे अपने राज्य में कार्य कर रहे अन्य राज्यों के गुप्तचरों का पता लगाए। मतलब जैसे आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी अन्य राज्य की जासूसी कर रहे हैं, अन्य राष्ट्र की जासूसी कर रहे हैं, तो ऐसा अन्य राष्ट्र भी अपने राष्ट्र के साथ कर रहा होगा, उस राष्ट्र के गुप्तचर भी अपने राष्ट्र में होंगे। तो इस जा वर्तमान जो अपना स्वयं का जो राष्ट्र है उसके गुप्तचर को विदेशी जो गुप्तचर हैं उसका भी पता लगाना चाहिए कि हमारे राज्य में अन्य राज्यों से कौन से गुप्तचर आए हुए हैं, है ना। उसके बारे में मनु लिखता है। गुप्तचरों के का कार्य निश्चित रूप से कठिन और बहुत कष्टप्रद होता है। बहुत सी बार गुप्तचर अगर फंस जाते हैं तो उन्हें बहुत बड़ी सजा या बहुत बड़ी कष्टों का सामना करना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक व्यवस्था हो गई, मनु की राजनीतिक व्यवस्था पढ़ ली हमने, मनु की न्याय व्यवस्था पढ़ ली हमने, मनु की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे मनु की सामाजिक व्यवस्था। क्या पढ़ेंगे? मनु की सामाजिक व्यवस्था। मनु की सामाजिक व्यवस्था या मनु का समाज दर्शन, कि मनु का समाज कैसा है। मनुस्मृति में राज्य दर्शन का प्रतिपादन, मनुस्मृति में मनु ने राज्य दर्शन का प्रतिपादन किया है, लेकिन राज्य दर्शन की तुलना में मनुस्मृति को अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए अधिक ख्याति प्राप्त है। मनुस्मृति में सामाजिक संगठन के सिद्धांतों, विभिन्न वर्गों के कर्तव्यों तथा सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में राज्यों के दायित्वों आदि के विस्तार के साथ विवेचना की गई है। तो मनुस्मृति में क्या है? सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था के अंदर सामाजिक संगठन के सिद्धांत, विभिन्न वर्ग कौन कौन से समाज में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आश्रम व्यवस्था आएगी, है ना। और वर्ण व्यवस्था आएगी, उसमें वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। विवेचना की गई है। मनुस्मृति में वर्णित सामाजिक व्यवस्था के 2 अंग हैं। मनुस्मृति में वर्णित सामाजिक व्यवस्था में 2 अंग हैं। तो हमने पहले की कक्षाओं में भी इन्हें पढ़ लिया, अब हम संक्षिप्त रूप से वापस इनका शॉर्ट में अध्ययन करेंगे। वर्ण व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था को मनु ने मनुस्मृति में कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। पहला है वर्ण व्यवस्था और दूसरा आश्रम व्यवस्था। मनु ने वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के आधार पर व्यक्तियों के कर्तव्यों का विवेचन किया है। मनुस्मृति में इस बात पर बल दिया गया है कि वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करने पर ही जीवन का लक्ष्य कौन सा है? 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि संभव हो सकती है। मनु क्या कह रहा है मनुस्मृति में? कि आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही जीवन व्यतीत करना है, और इन जीवन का लक्ष्य इन वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था से अपना जीवन का लक्ष्य प्राप्त करते हुए जो अपना पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की सिद्धि इसके द्वारा ही संभव हो सकती है। अब जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था के अंदर हम वर्ण व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि वर्ण व्यवस्था क्या थी। वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति में धर्म और कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है। इन 4 वर्गों को वर्ण का नाम दिया गया है। मनुस्मृति के अनुसार समाज में विद्यमान 4 वर्ण हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अभी जो वर्ण व्यवस्था बनी थी उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं में, उसमें क्या था? धर्म और कर्म, मतलब आप किस धर्म से हैं और आपका काम क्या है, कर्म क्या है, उसके आधार पर मनु ने मनुस्मृति में समाज को 4 भागों में बांट दिया। और वो 4 भाग थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब विभिन्न वर्गों के क्या क्या कर्तव्य थे, तो अपन चलते सबसे पहले ब्राह्मण में। तो
मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्णों की स्थिति और इन 4 वर्णों के कर्तव्यों की विवेचना की गई है। मनुस्मृति के जो वर्ण व्यवस्था बनाई उनमें मनु ने उन चारों वर्णों के क्या कार्य होंगे, उनकी समाज में क्या व्यवस्था रहेगी और इनकी क्या स्थिति रहेगी और इनका क्या कर्तव्य रहेगा, इसकी विवेचना मनु ने दी है। ब्राह्मणों के कर्तव्य और समाज में उनकी स्थिति मनुस्मृति में वर्णित सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। सबसे पहला जो वर्ण आता है ब्राह्मण, ब्राह्मण को क्या है, सामाजिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थिति प्राप्त है। अब हम ब्राह्मण के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला वर्ण ब्राह्मण को संपूर्ण सृष्टि का स्वामी माना गया है। क्या माना गया है? ब्राह्मण को संपूर्ण सृष्टि का मानव माना गया है। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्रह्मा के मुख से। सभी जो वर्ण है तो उनकी भी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय की ब्रह्मा की भुजाओं से, वैश्य की जंघाओं से और शूद्रों की पैरों से। मतलब उन चारों वर्णों की अलग अलग शरीर के अंगों से तुलना करके बताया गया है कि उत्पत्ति इन 4 वर्णों की उत्पत्ति यहाँ से हुई है। तो मनु ने ब्राह्मण को संपूर्ण सृष्टि का स्वामी माना है। मनुस्मृति में कहा है ब्राह्मण धर्म की रक्षा करने की अपनी क्षमता के कारण ही सर्वश्रेष्ठ है। धर्म की रक्षा करने के कारण क्या है? ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। मनु ने ब्राह्मण वर्ग को सामाजिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान दिया है तथा उनसे अपने सम्मानित स्थान के अनुरूप व्यवहार करने की अपेक्षा की है। मतलब जो ब्राह्मण वर्ण के जो व्यक्ति हैं उनको अपने सर्वोच्च स्थान के साथ साथ उनके अनुरूप व्यवहार करना चाहिए उन्हें। तो मनु ने ब्राह्मणों से ये अपेक्षा की है। वेदों में निर्धारित आचार व्यवहार को धर्म की संज्ञा प्रदान करते हुए मनु ने ब्राह्मण को सदैव ही वेद सम्मत पवित्र व्यवहार को अपनाने का निर्देश दिया है। मनु ने चेतावनी दी है कि जो ब्राह्मण इस पवित्र व्यवहार से युक्त होता है वह वस्तुतः ब्राह्मण नहीं रहता, वेद के फल को प्राप्त करता है। मतलब मनु ने जो पवित्र व्यवहार अपनाते हुए अपने कार्यों का निर्वहन कर रहा है तो वह क्या है? ब्राह्मण नहीं है, वेद का फल प्राप्त करता है। मनुस्मृति में मनु ने ब्राह्मणों के कर्तव्यों का स्पष्ट विस्तृत वर्णन किया है। उसमें क्या क्या कहा है? उसमें ब्राह्मणों के कर्तव्य बताए मनु ने मनुस्मृति में। उसमें प्रमुख इंद्रियों को नियंत्रण रखना। इंद्रियां कितनी होती है? इंद्रिया में ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया दोनों आती है। इंद्रियों की संख्या 11 है, ज्ञानेंद्रियों की 5 है और कर्मेंद्रियों की 6 संख्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था। इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, पढ़ना, किनके कार्य हैं? कर्तव्य किनके? ब्राह्मणों के। पहला कर्तव्य क्या है? इंद्रियों को नियंत्रण रखना, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, दान देना, दान लेना, है ना। अब इंद्रियों के बारे में जो मैंने बताया था, ज्ञानेंद्रिया कौन कौन सी होती है, कर्मेंद्रिया कौन कौन सी होती है, पता है आपको? ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के बारे में मैंने पिछली कक्षाओं में भी बताया था। ज्ञानेंद्रिया कौन कौन सी होती है, कर्मेंद्रिया कौन कौन सी होती है, इंद्रिया कितनी होती है? इंद्रिया कितनी होती है? इंद्रिया 11 होती है ना, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रिया और 6 कर्मेंद्रिया होती है। 5 ज्ञानेंद्रियों में आँख, कान, नाक, चर्म या त्वचा और जीभ, है ना, ये 5 ज्ञानेंद्रिय होती है। और 6 कर्मेंद्रिया। 6 कर्मेंद्रिय के अंदर हाथ, पैर, गुदा, लिंग, वाणी और मन, इस प्रकार 6 इंद्रियों को
11 इंद्रियां होती है, इनको वश में रखना चाहिए, इनको अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। ये प्रमुख कर्तव्य किसका है? ब्राह्मण का। मनु ने ब्राह्मण का ये दायित्व माना है कि वे ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों पर पूर्ण संयम रखें। मनु का स्पष्ट मत है कि अपनी ज्ञान इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखने वाला व्यक्ति ही ब्राह्मण के कर्म को निभा सकता है। मनु ने ब्राह्मण को मानवीय आवेगों और संवेगों से मुक्त रहने के साथ साथ तुच्छ सांसारिक वस्तुओं के मोह से भी ऊपर उठने का परामर्श दिया है। मतलब क्या कह रहा है? मनु ने ब्राह्मण को संवेग और आवेग मतलब क्रोध और हिंसा से भी दूर रहना चाहिए, इससे ही वह अपने कर्म को निभा सकता है। उसे प्रत्येक स्थिति में आचरण की शुद्धता को बनाए रखना और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। क्या कह रहा है मनु? कि ब्राह्मण को प्रत्येक स्थिति में आचरण की शुद्धता बनाए रखनी चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना ब्राह्मण का प्रमुख कर्तव्य है। ब्राह्मण का कर्म है कि वे आलस्य रहित होकर वेदों का अध्ययन करें। ब्राह्मण का और कर्तव्य क्या बताया? कि वे आलस्य नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण आलस्य रहित होकर वेदों का अध्ययन करें तथा अपने शिष्यों को वेदाध्ययन कराएं। उसे क्षमता के अनुसार यज्ञ करना है। ब्राह्मण का प्रमुख कार्य यज्ञ करना, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, पढ़ना और पढ़ाना, है ना? तो यज्ञ करना है। दान में प्राप्त पदार्थों से स्वयं अपना और परिवारजनों का भरण पोषण करना और दान भी देना है। ब्राह्मण के लिए संग्रह प्रवृत्ति पूर्णतः निषेध है। मतलब जो यज्ञ करना और दान से प्राप्त जो आय है या दान से प्राप्त सामग्री है, उससे क्या करना है? अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करना है और दान भी देना है। लेकिन मनु ने ये बताया कि ब्राह्मण को संग्रह प्रवृत्ति या उन चीजों का संचय नहीं करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वर्ण व्यवस्था के अंदर दूसरा बिंदु क्षत्रिय। तो क्षत्रियों के क्या क्या कार्य हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि क्षत्रियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्रह्मा की भुजाओं से। कहाँ से हुई है? ब्रह्मा की भुजाओं से। और इनका रंग क्या है? लाल रंग। क्या रंग है? लाल रंग। क्षत्रियों का प्रमुख कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। क्षत्रियों का प्रमुख कर्तव्य क्या है? प्रमुख कार्य क्या है? प्रजा की रक्षा करना, दान देना, दान करना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्ति नहीं रखना, मतलब बुरे काम नहीं करना। इनमें सर्वप्रमुख दायित्व प्रजा रक्षण ही है। तो क्षत्रियों का प्रमुख कार्य क्या है? प्रजा की रक्षा करना, प्रजा रक्षण। किसका प्रमुख कार्य है? क्षत्रियों का। प्रजा रक्षण के अंतर्गत भी वेद पाठी ब्राह्मणों की रक्षा क्षत्रियों का सर्वोच्च धर्म है। क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति को श्वेत धर्म का पालन करने के लिए उद्यत करें तथा अपराध प्रवृत्ति के लोगों को अपराध वृत्ति का त्याग करने के लिए बाध्य करें। मतलब क्या है? क्षत्रिय क्या करें कि व्यक्तियों को श्वेत धर्म का पालन करने के लिए मोटिवेट करें, मार्गदर्शन दें और अपराध प्रवृत्ति को कम करने में उनका सहयोग करें। क्षत्रियों को प्रजा रक्षण का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपकर मनु ने सामाजिक व्यवस्था को उन्हें उच्च स्थान प्रदान किया है, लेकिन साथ ही इस बात पर बल दिया है कि क्षत्रियों को विषय में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। मतलब उन्हें उनका प्रमुख कार्य प्रजा रक्षण ही होना चाहिए, लेकिन उन्हें अनर्गल जो विषय हैं उनमें आसक्ति, उनमें रुचि नहीं रखनी चाहिए। अपने कार्यों में ही का ध्यान रखना चाहिए, अन्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए तथा उन्हें अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना है। क्षत्रियों का ये कर्तव्य बताया है
कि उन्हें जो प्रजा रक्षण का कार्य दिया है, तो उन्हें अपने प्रजा रक्षण के कार्य के साथ साथ अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना है। मनु की सामाजिक व्यवस्था के अंदर जो तीसरा वर्ण है, कौन सा है? वैश्य। वैश्यों के बारे में मनु कहता है कि राज्य की आर्थिक व्यवस्था के संचालन और आर्थिक विकास का कार्य वैश्यों को करना है। वैश्य मतलब व्यापारी, है ना। और वैश्यों को बढ़िया अपनी भाषा में कह सकते हैं, है ना, बढ़िया या व्यापारी। तो इनको प्रमुख कार्य क्या होता है? व्यवसाय करना। और व्यवसाय कैसे क्या होगा कि राज्य की आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक व्यवस्था का संचालन, आर्थिक विकास के कार्यों का संचालन करना उनका प्रमुख कार्य है। किनका? वैश्यों का। तो मनु क्या कहता है कि राज्य की आर्थिक व्यवस्था के संचालन और आर्थिक विकास का कार्य वैश्यों को करना है। मनु की व्यवस्था और वैश्यों का प्रमुख कर्तव्य है पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्यापार करना, ब्याज लेना वे कृषि कार्य। तो प्रमुख काम क्या बताए वैश्यों के मनु ने? पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्यापार करना, ब्याज लेना वे देना। मतलब वैश्य व्यक्ति ये छोटे मोटे काम संक्षिप्त निश्चित रूप में सभी काम कर सकते हैं। अब जो लास्ट मनु की सामाजिक व्यवस्था में अंतिम जो वर्ण था वो था शूद्र। अब शूद्रों का संक्षिप्त रूप में आप समझते हैं तो शूद्रों का प्रमुख कार्य क्या होता है? इन तीनों वर्ण, कौन से तीन वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करना इनका प्रमुख कार्य होता है। तो मनु क्या कहता है मनुस्मृति में कि शूद्र वर्ण का दायित्व है समाज के शेष तीन वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य व्यक्तियों की सेवा करना। मनु के अनुसार ब्राह्मणादि तीनों वर्गों के अनंदिक रहते हुए सेवा करने को शूद्रों का प्रधान कर्म बताया। मतलब शूद्रों का प्रधान कार्य क्या है कि इन तीनों की वर्णों की सेवा करना। मनु का मत है कि शूद्र वर्ण के सदस्यों को अन्य वर्णों के द्वारा की जाने वाली निंदा या प्रशंसा पर विचार किए बिना सदैव सेवा कार्य में प्रवृत्त रहना है। तो मनु ने शूद्रों के बारे में क्या कहा है कि अन्य वर्णों के द्वारा की जाने वाली निंदा या प्रशंसा, मतलब अगर ये तीनों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों ब्राह्मण आपकी प्रशंसा या बुराई करें तो आपको इनसे दूर रहते हुए इन तीनों वर्गों की सेवा में हमेशा प्रवृत्त रहना चाहिए। मनु ने अपनी सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों को निम्नतम स्थान प्रदान किया है। मनु ने एक चीज देखना आप कि मनु ने शूद्रों को सबसे निम्न स्थान पर रखा है और अपने शूद्रों को निम्नतम स्थान प्रदान किया है तथा चारों वर्गों में से केवल शूद्रों को ही वेदों के अध्ययन से वंचित रखा है। मतलब समाज के तीन जो वर्ण थे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, वो तो वेदों का अध्ययन कर सकते थे लेकिन शूद्र वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे, उन्हें वेदों के अध्ययन से वंचित रखा गया है। मनु ने शूद्रों के लिए वेदों का अध्ययन वर्जित ही नहीं किया वरन उनके द्वारा वेदों के अध्ययन को गंभीर अपराध भी माना है। तो मनु ने जो शूद्रों का वेद अध्ययन करना तो दूर की बात, उनके बाद वेद अध्ययन करना भी एक गंभीर अपराध की श्रेणी में लिया है। इस प्रकार मनु ने शूद्र को बंधुआ श्रमिक की स्थिति प्रदान की है। तो मनु के जो सामाजिक विचार थे उनमें सबसे निम्नतम जो विचार है शूद्रों के प्रति थे। तो निष्कर्ष से यह बिंदु है कि मनु ने शूद्रों को बंधुआ श्रमिक की स्थिति प्रदान की है। मनु दास प्रथा को मान्यता देते हैं। ध्यान अंडरलाइन करना, मनु दास व्यवस्था को प्रोत्साहित कर रहे हैं या दास व्यवस्था को मान्यता प्रदान कर रहे हैं, किंतु किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को दास बनाए जाने का निषेध किया है। तो मतलब निम्नतम स्तर पर किन्हें रखा है? शूद्रों को, और सबसे उच्चतम स्तर पर तीन वर्णों को रखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और
वेश्ये, और इन्हें दास भी नहीं बनाया जा सकता। इन्हें दास व्यवस्था में निषेध किया है। वस्तुतः मनु और अरस्तु दोनों ही की ही दृष्टि जातीय पक्षपातपूर्ण है। मनु क्या था? भारतीय राजनीतिक विचारक, और अरस्तु क्या था? पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। इन दोनों ही राजनीतिक विचारकों ने जो जातीय व्यवस्था थी उसमें पक्षपात किया है। मनु ने भी जिस प्रकार कहा है कि शूद्र ही दास होंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय व्यक्ति दास, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य दास नहीं होंगे। इसी प्रकार जो यूनानी दार्शनिक था, पश्चिमी जो दार्शनिक था अरस्तु, उन्होंने भी क्या कहा था कि यूनानी व्यक्ति कभी दास नहीं हो सकते। इस विचार को व्यक्त कर अरस्तु ने भी पक्षपात का परिचय दिया है। मनु ने केवल सामाजिक व्यवस्था में ही शूद्रों के प्रति भेदभाव नहीं किया, दंड, न्याय और न्याय प्रक्रिया आदि अन्य प्रसंगों में भी मनु ने शूद्रों के प्रति घोर असमानता और भेदभावपूर्ण का प्रतिपादन किया है। तो मतलब निष्कर्षतः ये क्या सामाजिक व्यवस्था में आप ये देख सकते हैं कि मनु ने जो शूद्रों के प्रति जो व्यवहार है, निम्नतम जो विचार हैं वो रखे, और उन पर घोर असमानता मतलब इन तीनों वर्गों से उनको दूर रखा है और उन्हें असमान माना है, और भेदभाव पूर्ण व्यवहार का विचारों का प्रतिपादन किया है। विद्वान मनु का तथाकथित विवेक मानवीयता की सीमाओं को भी पार कर गया है। मतलब जो मानवीयता की सीमा थी इस वर्ग के प्रति, मतलब शूद्र वर्ग के प्रति, जो लेखक लिखता है कि उन्होंने अपने विवेक की मानवीयता की सभी सीमाओं को पार कर दिया है। तो इस प्रकार हमने आज की कक्षा में क्या क्या अध्ययन किया, बताइए आप। उपाय में साम, दाम, भेद और दंड नीति, इसके बारे में मैंने आपको संक्षेप में समझा दिया है ना। इसके बाद में परराष्ट्र नीति के अंदर हमने दूत व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था देखी। फिर बाद में सामाजिक व्यवस्था के अंदर वर्ण व्यवस्था में चारों वर्णों का अध्ययन किया। अब हम आगे की क्लास के अंदर, आगे की कक्षा के अंदर हम अन्य टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। थैंक यू।